हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। बैड इम्पैक्ट्स कहते हैं कि हमने पढ़ने वाले बैड इम्पैक्ट्स ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी यानी कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के जो बैड इम्पैक्ट्स पड़े उनको हमने स्टडी करना कि कौन कौन से बैड इम्पैक्ट्स थे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट द बैड इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी पॉलिसी ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्री। फर्स्ट पॉइंट में कहता है ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। देखो पहले आपको जैसे क्लियर है ये बात कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन और इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी क्या थी। एक बार मैं हल्का सा बता दूं कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि जब कोई डोमेस्टिक कंट्री अपने अंदर की तरफ देखते हैं यानी कि वो सोचती है कि मेरे को सेल्फ सफिशिएंट बनना है, यानी कि हर चीज़ मेरे को खुद प्रोड्यूस करनी है, जो मैं इंपोर्ट कर रही हूँ उसको सब्सटीट्यूट करना है। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी ऐसी स्ट्रेटेजी को बोलते हैं जब हम जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे होते हैं बाहर से उसको खुद का उस चीज़ का भी हम खुद से प्रोडक्शन करने लग जाएं, तो इट मीन्स हम इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो जो ये वाली हमारी पॉलिसी थी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, इसके बैड इम्पैक्ट्स क्या थे यानी क्या गलत प्रभाव पड़े। गुड इम्पैक्ट्स हम पहले पढ़ चुके। तो बैड इम्पैक्ट्स में सबसे पहला आता है ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। ग्रोथ हुई, किसकी ग्रोथ हुई? इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज की ग्रोथ हुई, यानी पब्लिक मोनोपोली थी, सेटअप थी, क्योंकि जब तक 1991 में आई है लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन तो है ना, एलपीजी प्राइवेटाइजेशन तो बाद में आई है, पहले तो पब्लिक सेक्टर थे। तो कहते पब्लिक मोनोपोली थी, वो इनएफिशिएंट ग्रोथ हुई उसकी। कहता प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री लीड टू ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट मोनोपोली। देखो भाई पब्लिक सेक्टर के हाथ में, जैसे कि आप सबको पता है कि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको थोड़ी जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, तो वो सिक्योर होते हैं उनकी जॉब, तो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो काम अच्छे से करें या ना करें। तो कहता है कि जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री थी अब उनको चल बाय चांस वो काम अच्छे से करें या ना करें, इस बात से उनको फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? क्योंकि उनका किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, बाहर का सामान तो अंदर आएगा नहीं, यानी कि दूसरे दूसरे देशों से तो बाउंड्री क्रॉस होके यहाँ आने से रहा सामान, क्योंकि हमारे देशों ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे, कोटा रिस्ट्रिक्शंस हैं, टैरिफ के बैरियर्स हैं, तो इसलिए वो तो सामान आने से रहा। तो जो हमारी मोनोपोली थी पब्लिक मोनोपोलीज, वो कैसे उनकी ग्रोथ हुई, लेकिन इनएफिशिएंट तरीके से उनकी ग्रोथ हुई। टेलीकम्युनिकेशन जो था वो गवर्नमेंट मोनोपोली के अंदर था 1990 तक। तो कहता हम सबको इस बात का पता है कि 1990 तक जो लोग थे उनको घंटों बात करने के लिए वो तरसते रहते थे, सालों तक ये बात ये सोचते रहे कि जस्ट एक टेलीफोन कनेक्शन ऐसे हो जाए कि हमने जो बात अभी कहनी वो फट से कॉल करके हम कह दें। और आजकल क्या होता है, आजकल हम कितने रिपीटेड मैसेज भेज लें, कितना ही कॉल पे बात कर लें, कितना ही कुछ कर लें, फ्री ऑफ चार्ज जैसा हो रखा है, यानी थोड़े से पैसे का एक बार कराया रिचार्ज, उसके बाद क्या फ्री में यूज़ करते रहते हैं, कितना डाटा यूज़ करो, कितना ही कॉल पैक यानी कि कितनी बातें करो, ठीक है, कितने एसएमएस सेंड करो। तो कहते हैं ऐसे, यानी कि अभी क्या हो गया, अभी तो ये सब कुछ फ्री हो गया, लेकिन ये पहले की बात बता रहे 1990 तक की, 1990s तक की बात बता रहे हैं। 1991 में तो एलपीजी आ गई थी, तो उससे पहले ये कह रहा है कि जो पब्लिक मोनोपोलीज थी उनकी जो ग्रोथ हुई वो इनएफिशिएंट थे, और इनएफिशिएंट होने का यही रीज़न था क्योंकि पब्लिक की मोनोपोली है, उसमें वो चाहे जैसे मर्जी जिस तरीके से चाहे काम करेगी, ठीक है, कौन रोकने वाला है उसको। दूसरी बात, उसका फॉरेन जो भी फॉरेन के प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अंदर आ नहीं सकते। सेकेंड पॉइंट में कहता है लैक ऑफ कॉम्पिटिशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अब आपने कहा कि कॉम्पिटिशन नहीं, इट मीन्स अगर कॉम्पिटिशन नहीं तो इट मीन्स मॉडर्नाइजेशन आएगा नहीं, यानी कि आप वही पुराने टेक्निक्स को यूज़ करते रह जाओगे। क्यों? क्योंकि जब आपको पता ही नहीं बाहर क्या चल रहा है, आप अंदर ही अंदर जो भी कर रहे हो तो करते रहो, ठीक है, यानी आप अंदर ही अंदर अपना कंपटीशन देख रहे हो, ठीक है जी, ये पुरानी कारें इतनी बिक रही है तो इट्स ओके, नया मॉडल बनाने की क्या ज़रूरत है। तो ये बता रखा है ओल्ड यूज़र्स जो कार थी वो अभी तक याद है एम्बेसडर और फिएट थी, जो केवल दो ही मॉडल थे इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हुए थे डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑफ इन इंडिया के अंदर, यही दो मॉडल चलते रहे। और कहता है कि नो डाउट दैट द डोमेस्टिक कार इंडस्ट्री फ्लरिश्ड एज अ नियर मोनोपोली ओविंग टू द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन। कहता है कि ये बात तो मतलब कि इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि जो इसकी मोनोपोली थी हमारी, इसको भी हमने एक अंडर प्रोटेक्शन ही रखा था, यानी कि बाहर से हमने कंपटीशन फेस नहीं करने दिया था। लेकिन प्रोटेक्शन की वजह से क्या हो गया, जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर थे वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए, अपने आप को मॉडर्नाइजेशन के अंदर ढाल नहीं पाए, अपडेट नहीं कर पाए, और इसी वजह से फिएट और अम्बेसडर ही कंटिन्यू रह गई थी बस। ऑनर यही मतलब कि जिसके पास अम्बेसडर है, जिसके पास
फिएट थी यानी कि 1990 तक, तो वो माने जाते थे कि भाई बहुत गर्व की बात है जो इसके ऑनर होते थे, क्योंकि पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन परस्यू की गई थी। तो इसमें क्या था, इसमें यही था यानी कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम, भारत का कोई मॉडल आएगा नहीं, यही बिकेगा, अपना ही चलना है काम, ठीक है। तो कहता है ये जो पॉलिसी प्रोटेक्शन की जब विड्रॉ करी गई, तब लोगों ने इन कार को रिजेक्ट कर दिया था, यानी जैसे नए नए मॉडल आए तो लोगों को नए मॉडल चाहिए। थर्ड पॉइंट में कहता है कि थर्ड इसका बैड इम्पैक्ट था कि इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जो पीरियड था हमारे 1950 से लेकर 1980 तक, वो था कि कुछ भी करने का या फिर सब कुछ करने का ये सब सारा हक किसको है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की। अगर वो कुछ करेंगी तो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, अगर नहीं करेंगी तो भी पब्लिक सेक्टर, यानी अगर कोई काम होगा तो पब्लिक सेक्टर की तरफ से होगा, प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होने वाले। तो कहता कि जो पब्लिक सेक्टर था उसने क्रूसेडर का रोल प्ले किया, जिसका मतलब कि यानी बस ऐसे ही पब्लिक के वेलफेयर टाइप पे, सोशल वेलफेयर टाइप पे काम किया। जो लोगों के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो निगल गया पब्लिक सेक्टर, यानी प्राइवेट एंटरप्राइजेस को आगे बढ़ने की आज्ञा नहीं दी गई, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन तब तक नहीं आया था। तो कहते हैं कि ये अप्रिशिएट किया गया कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी के लिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लेकिन ये इस बात को समझने में नाकामयाब हो गया, इस लॉजिक को समझने में नाकामयाब हो गया कि अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है, अगर वो ब्रेड और शूज़ बनाती रही तो जो बाकी का सामान है वो कौन बनाएगा, यानी कि ये तो इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड हो गया। अगर आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो ब्रेड है, शूज़ है, ये ऐसा बनाने का काम अगर तुम प्राइवेट सेक्टर को दे दो, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अपने अच्छे काम कर सकती है, अच्छी इंडस्ट्री सेटअप करके अपने जो मेन काम है कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करना है उनके ऊपर फोकस कर सकती है। तो कहते हैं जो इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड हुआ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, वो कौन सा था, ब्रेड और शूज़ को प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने टाइम लगाया, जबकि जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे वो इनको ईजिली प्रोड्यूस कर सकते थे और इनको उनके ऊपर ये काम छोड़ा जा सकता था। तो कहता है इनडिस्क्रिमिनेट हुआ और इर्रेशनल यूज़ हुआ पब्लिक रिसोर्सेज का, और जो अपॉर्चुनिटीज़ थी इन्वेस्टमेंट की, यानी इन्वेस्टमेंट कर सकते थे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, उनको स्वेलो अप कर लिया पब्लिक सेक्टर ने, यानी उनको निगल लिया। और फोर्थ बैड इम्पैक्ट में कहता है इकोनॉमिकली अनवायबल स्ट्रीट एंटरप्राइजेस आर पॉलिटिकल कंपल्सन। इस पॉइंट में ये कहना चाह रहा है कि कुछ ऐसे एंटरप्राइजेस आते थे जो कि इकोनॉमिकली आगे चलने फिजिबल नहीं है, विएबल नहीं है, अनविएबल है, लेकिन उसके बावजूद भी पॉलिटिकल कंपल्सन की वजह से वो इंडस्ट्री ऐसे ही चलती रही, वो एंटरप्राइजेस ऐसे ही चलते रहे। अगर लॉस में जाने तो जाने दो, लॉस में उनको शट डाउन नहीं करेंगे। कहना चाह रहा है ये अगर प्राइवेट एंटरप्राइजेस वहाँ पे होते, लॉसेस में चल रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली ऐसी यूनिट को बंद कर देते जो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, अनवायबल यूनिट है। लेकिन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ऐसा नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि पॉलिटिकल का कंपल्सन था और उनको लॉसेस बियर करने पड़े, और मतलब कि उनको इनको साथ साथ ऑपरेट करना पड़ा, इन अनवायबल एंटरप्राइजेस को भी। ट्रेड यूनियंस और पॉलिटिशियंस जो थे वो अपोज कर देते कि अगर तुमने शट डाउन कर दिया तो इसका मतलब सोशल अनजस्टिस हो जाएगा, इनजस्टिस हो जाएगा, किनके साथ, वर्कर के साथ, कि उनकी बेचारों की जॉब चली जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट ने धीरे धीरे रियलाइज़ करना शुरू किया कि बैड इम्पैक्ट्स जो हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी के, वो इसके फीचर से ज़्यादा हैवी हो रहे हैं। गुड इम्पैक्ट्स किसे की कंपैरिजन में बैड इम्पैक्ट्स इसके ज़्यादा हैं। तो 1990 तक वो देखती रही गवर्नमेंट। उसके बाद इसके इतने सारे सीरियस थ्रेट जब समझ आ गए तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी सेटअप की गई, जो कि 1991 में आई, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में एनईपी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। अब एक बार बैड इम्पैक्ट्स का मैं दोबारा से बस 4 पॉइंटों के नाम बता देती हूँ। बैड इम्पैक्ट में सबसे पहला था ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज की इनएफिशिएंट तरीके से ग्रोथ। दूसरा, लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अगर कंपटीशन ही नहीं है तो मॉडर्नाइजेशन आएगा ही नहीं, यानी हम पुराने तरीके में ही ढल के रह जाएंगे। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का स्प्रेड हुआ, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना कि प्राइवेट सेक्टर का बिल्कुल गला ही दबा दो, वो इन्वेस्ट करना चाह रहे तो भी इन्वेस्ट ना करना दो। तो ऐसा ही हुआ था, इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड हुआ। और फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट में हमने पढ़ा था इकोनॉमिकली अनवायबल स्टेट एंटरप्राइजेस आर पॉलिटिकल कंपल्सन, जहाँ पे हमने पढ़ा कि जो इकोनॉमिकली अनवायबल यूनिट होती थी उसको भी क्या किया इन्होंने, उसको भी चलाते रहे पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से कि कहीं वर्कर्स अनएम्प्लॉयड ना हो जाए, उसको शट डाउन बिल्कुल नहीं करना, लॉस में चल रही है तो
चलने दो। ठीक है, आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।